प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग गुप्त साम्राज्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुप्त काल के अध्ययन के स्रोतों को देखेंगे। गुप्त काल के अध्ययन के मेनली दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में भी मेनली अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग गुप्त काल के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे। विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से शूद्रक के मृच्छ कटिकम से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास की विभिन्न रचनाओं और वात्स्यायन के काम सूत्र से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जहां तक अभिलेखों की बात है तो एक एक करके हम बहुत सारे अभिलेखों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला या सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अशोक के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर ही हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा गया है। अशोक के इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख पर ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है और इसको लिखा हरिसेन ने, संस्कृत भाषा में लिखा और किस शैली में लिखा तो चंपू शैली में लिखा। चंपू शैली कहने का आशय यह कि इस अभिलेख को गद्य पद्य मिश्रित शैली में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर किसी तिथि का जिक्र नहीं है। इस अभिलेख पर अशोक और समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अकबर के दरबारी बीरबल और जहांगीर का भी एक लेख खुदा है। तो कुल मिलाकर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है बेसिकली वह अशोक स्तंभ था। आगे चलकर समुद्रगुप्त ने उस पर प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया और आगे चल के मुगल साम्राज्य के दौरान बीरबल के द्वारा और जहांगीर के शासन काल में उस पर लेख लिखे गए। अभिलेख का प्रारंभिक भाग जो है वह पद्य में है, मतलब काव्य शैली में है, जिसके 8वें श्लोक में समुद्रगुप्त की प्रारंभिक शिक्षा और राजा बनने की योग्यता का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम एवं उमा देवी का पुत्र बताया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम एवं उमा देवी का पुत्र बताया गया है। घटोत्कच गुप्त का पौत्र अर्थात पोता बताया गया है और श्री गुप्त का प्रपौत्र अर्थात परपोता बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में श्री गुप्त और घटोत्कच गुप्त के लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम के लिए महाराजा धीराज उपाधि का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख में न तो समुद्रगुप्त के किसी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है और न ही उसकी मृत्यु की तिथि अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को कुल मिलाकर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख मेहरौली का लौह स्तंभ है या मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में हुई। तीसरा महत्वपूर्ण अभिलेख उदयगिरी अभिलेख है, जिसे
सनकानिक नामक सामंत के द्वारा अंकित करवाया गया। चौथा महत्वपूर्ण अभिलेख सांची अभिलेख है। सांची अभिलेख को चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री आम्रकर्दव के द्वारा लिखवाया गया। पांचवा महत्वपूर्ण अभिलेख भिलसर अभिलेख है। भिलसर अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल में लिखा गया पहला अभिलेख है। छठा प्रमुख अभिलेख मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी के द्वारा अंकित है या वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है। सातवां प्रमुख अभिलेख करमदंडा अभिलेख है, जिसे पृथ्वीसेन के द्वारा लिखा गया। आठवां प्रमुख अभिलेख मानकुंवर अभिलेख है, जिसे बुद्धिमित्र द्वारा अंकित करवाया गया। नौवां प्रमुख अभिलेख तुमैन अभिलेख है। तुमैन अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त से है या कुमारगुप्त प्रथम से है। तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। 10वां प्रमुख अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका संबंध स्कंदगुप्त से है। 11वां प्रमुख अभिलेख इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख है, जिसका संबंध स्कंदगुप्त से है। 12वां प्रमुख अभिलेख भीतरी स्तंभ अभिलेख है, इसका संबंध भी स्कंदगुप्त से है। जबकि 13वां प्रमुख अभिलेख एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख का संबंध गुप्त काल के शासक भानुगुप्त से है। इसे 510 ईस्वी में अंकित करवाया गया। सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरन अभिलेख से ही हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त काल का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था। गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ और उसी समय गुप्त समोध की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया तथा तत्कालीन उत्तरी भारत के सुसंस्कृत गणराज्य लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी कुल से गुप्तों ने अपने संबंध को इतना महत्व दिया कि समुद्रगुप्त ने खुद को लिच्छवी दौहित्र कहा है। लिच्छवी दौहित्र कहने का आशय यह कि समुद्रगुप्त कहता है कि मैं लिच्छवी कुल का नाती हूं। दूसरा महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महानतम विजेता या महानतम विजेता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने ही अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जिससे हमें समुद्रगुप्त के विजयों की सूचना प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। विंसेंट आर्थर स्मिथ नामक इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की निरंतर विजयों को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
विंसेंट आर्थर स्मिथ नामक इतिहासकार ने कहा। समुद्रगुप्त ने कुल मिलाकर 5 चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण भारत की प्रतिनीति अपनाई, दक्षिणी राज्यों के प्रति उसने 3 प्रकार की नीतियां अपनाई। पहला ग्रहण कहने का आशय यह कि शत्रु राज्य को पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मिला लेना या उसका विलय गुप्त साम्राज्य में कर लेना। दूसरा हुआ मोक्ष की नीति के अंतर्गत पराजित राज्य के राजा को फिर से उसका राज्य लौटा दिया जाता था। तीसरा अनुग्रह नीति के अनुसार विजय के बाद पुनः राज्य को लौटा दिया जाता था। दक्षिण की विजय को गुप्त अभिलेख में धर्म विजय कहा गया है। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों को भी पराजित किया, जैसे शक एवं कुषाण। विदेशी राज्यों ने 3 प्रकार से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। पहला आत्मनिवेदन, अर्थात दरबार में स्वयं उपहार सहित हाजिर होना। दूसरा कन्योपायन, अर्थात राजकुमारी अर्पित करना। जो गुप्त वंश के सामंत हुआ करते थे वे अपनी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से कर देते थे। इससे एक प्रकार की निश्चितता हो जाती थी कि सामने वाला सामंत जो है गुप्त वंश या गुप्त राज्य का मुखालफत आने वाले समय में नहीं कर सकता है। और तीसरे प्रकार का जो विजय था, इस तीसरे प्रकार का जो क्राइटेरिया था उसे गरुत मंदक कहा जाता था। अर्थात जो गुप्त वंश के या गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ राज्य थे वे गुप्तों की गरुड़ अंकित मुद्राओं को अपने देश में चलाते थे। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से बिहार के गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त के दरबार में उसने मतलब मेघवर्ण ने अपना एक दूत मंडल भेजा। समुद्रगुप्त की अनुमति मिलने के बाद उसने गया में महाबोधि संघाराम विहार का निर्माण कराया। अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई और अश्वमेघ यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रम, अप्रतिरथ एवं व्याघ्र पराक्रम मतलब बाघ के जैसा पराक्रमी आदि उपाधियां ग्रहण की। समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया। तो मित्रों, आज के क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल के अध्ययन के स्रोतों को देखा, साथ ही गुप्त वंश के 2 प्रमुख शासकों चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन किया। कल के क्लास में हम लोग गुप्त साम्राज्य के अन्य 3 महत्वपूर्ण शासकों चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही गुप्तकालीन राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।